Hello students, in another section of natural resources, let's start with the global problems like greenhouse effect and ozone layer. अब ये जो सेक्शन रिमेनिंग है, आपको ये पहले वाला जो सेक्शन है अप टू वाटर साइकिल, ये एक बार रीड कर लेना है. जब हम रिवीजन फिर से करेंगे एग्जाम से एक यूनिट टेस्ट से जस्ट पहले, तो उसमें हम फिर से एक बार शुरू का रिवाइज करेंगे. लेकिन अभी जो सेक्शन बचते हैं उसमें बायोजियोकेमिकल साइकिल, ग्रीन हाउस इफेक्ट और ओजोन लेयर इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट द ग्लोबल प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड विद ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर. ठीक है, सबसे पहले वर्ड है ग्रीन हाउस इफेक्ट. ओके, let's understand this word first. What is greenhouse effect? Some pollutant or some gases like carbon dioxide, methane, फिर nitrogenous oxide. These gases are present in atmosphere. Okay, due to the if the level of these gases increases in atmosphere, what will happen? The temperature of earth increases, है ना, especially carbon dioxide. ठीक है, तो सबसे पहले ये लिस्ट है कि व्हाट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट में पहले ये देखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं. तो कार्बन डाइऑक्साइड, देन मीथेन, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4. ठीक है, देन नाइट्रोजनस ऑक्साइड्स NO2. ओके, सो दीज आर बेसिकली और भी हो सकती है ना, कार्बन हाइड्रोजन से बने हुए और भी दूसरी गैसेस हो सकती है, लेकिन मेन जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं. ठीक है, तो ये तो हो गई ग्रीन हाउस गैसेस. तो ग्रीन हाउस गैसेस, अब हमको नेम से लगता है कि ये तो ग्रीनरी से रिलेटेड है या एनवायरमेंट, गुड एनवायरमेंट से रिलेटेड है, बट ऐसा नहीं है. दीज गैसेस आर नॉट गुड फॉर environment. Why it is so? Because now let's understand about carbon dioxide. जैसे सपोज करो ग्रीन हाउस इफेक्ट का पाई चार्ट हम बनाते हैं, तो सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल है कार्बन डाइऑक्साइड है ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इसका पाई चार्ट इस तरह से फॉर्म करते हैं, तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होती है, फिर मीथेन होती है, एंड फिर अदर गैसेस होती हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल. वाई? अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड का आप देखोगे कि जो एटमॉस्फेयर या एयर में इसका कंपोजिशन है 0.03% ही है ना. हमको लगता है बहुत कम है, लेकिन दिस इज द सफिशिएंट पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेंटेन द कंपोजिशन ऑफ एयर और टू मेंटेन द एनवायरमेंटल बैलेंस. लेकिन किन्हीं भी रीजन से, जैसे पोल्यूशन है या और कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन है, डिफोरेस्टेशन है, फॉरेस्ट बहुत कम हो गए तो फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड यूज नहीं हो रही है, कोई भी रिएक्शन की इम्बैलेंस की वजह से अगर ये गैसेस जो होती हैं इनका अमाउंट एनवायरनमेंट में बढ़ जाता है, तो या एटमॉस्फेयर में इनका अमाउंट बढ़ जाता है, तो एक स्पेसिफिक रिएक्शन होती है. क्या होती है कि कार्बन डाइऑक्साइड यूजुअली एब्जॉर्ब हीट. ठीक है, तो ये क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड सनलाइट से आने वाली हीट को एब्जॉर्ब करती है. ठीक है, और अगर मान लो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई तो हीट का एब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा. हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. सो ड्यू टू इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इंक्रीजेस ऑन द अर्थ. दैट्स व्हाई द टेम्परेचर ऑफ योर टोटल द लिविंग टेम्परेचर ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, दैट टेम्परेचर विल इंक्रीज, है ना. So the earth temperature will increase. Because of this reason the polar ice melt and we lead to global warming. ठीक है, तो ओवरऑल अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा. उसका रीजन ये है कि ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस जो होती है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है. उनका अमाउंट ज्यादा हो जाएगा तो हीट का एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा हो जाएगा. हीट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा मतलब टेम्परेचर ज्यादा होना, और टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो आइस है वो मेल्ट होने लग जाएगी, जिससे सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा, फ्लड्स होंगी और बहुत सारी डिफरेंट कैटेगरीज की प्रॉब्लम हो सकती है. सो दिस इज ग्रीन हाउस इफेक्ट. सो increase in this temperature or earth temperature due to greenhouse effect, greenhouse gases is known as greenhouse effect. ठीक है, नाउ व्हाट आर द सर्कमस्टांस
circumstances or effect of this greenhouse gases, total overall earth temperature will increase. This leads to global warming. Global warming means the polar ice melt and the level of sea and river will increase. This will increase in flood situation and other environmental problems. ठीक है, तो ये हो गया ग्रीन हाउस इफेक्ट। मेन रीजन यही है कि आप ये जो पोल्यूटेंट गैसें हैं, स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस होना एनवायरनमेंट में बहुत जरूरी है। एनवायरनमेंट में बैलेंस होना जरूरी कैसे है? हम ब्रीदिंग के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज करते हैं उनको प्लांट यूज करें, और अंडर वाटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बोनेट में चेंज होती रहे, वो हम कार्बन साइकिल में देखेंगे। जो साइकिल्स हैं, बायो जियोकेमिकल साइकिल जो हम पढ़ेंगे, उन साइकिल के अकॉर्डिंग अगर ये गैसेस कौन कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, बैलेंस होती रहती है, तो एनवायरमेंटल जो है वो बैलेंस बना रहता है और नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो प्रिजर्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। ठीक है, ओजोन लेयर एंड इट्स डिप्लीशन। हमने सबने थोड़ा थोड़ा ओजोन के बारे में सुना है ना। व्हाट इज ओजोन? ओजोन इज 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। इसका फॉर्मूला होता है O3। ऑक्सीजन क्या होती है? O2। ठीक है, अब पहले थोड़ा सा इसको रैंडम समझ लेते हैं कि क्या चीज है ये। ओजोन एक प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट है अर्थ के ऊपर, जो सन से आने वाले अल्ट्रावायलेट लाइट को, सारी अल्ट्रावायलेट लाइट को जो अर्थ सरफेस पे नहीं आने देती है ना। दिस ओजोन प्रोटेक्ट द अल्ट्रावायलेट लाइट ऑफ हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सनलाइट। ठीक है, तो सनलाइट आ रही है अर्थ पे, लेकिन उसमें से अल्ट्रावायलेट लाइट यानी यूवी रेज जो है वो फिल्टर होकर वहीं रुक जाती है ओजोन लेयर पे ही, और जो बाकी की लाइट है वो नीचे आती है। सो देयर इज अ थिकनेस ऑफ दिस ओजोन गैस अराउंड द अर्थ। अर्थ के अराउंड ये एक मोटी जो थिक चादर की तरह, थिक ब्लैंकेट की तरह कवर्ड है ना। सपोज करो ये अर्थ है, तो जो ये ओजोन है वो इस तरह से यहाँ पर है। ठीक है, दिस इज ओजोन लेयर। सो एंड दिस इज वी कैन से अर्थ, है ना। सो दिस थिकनेस प्रिवेंट द हार्मफुल सनलाइट और हार्मफुल यूवी लाइट स्पेशली ऑफ सन रीचिंग टू द अर्थ। ठीक है ना, ये तो हुई ओजोन लेयर। अब ये ओजोन मतलब बनी कैसे, ये होती क्या है? एक्चुअल में क्या होता है, जहां पर सनलाइट होती है वहां पर, जहां पर सन होता है, यानी ये ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है अर्थ के स्ट्रेटोस्फियर पर। स्ट्रेटोस्फियर आपको पता ही होगा, हम अर्थ में अर्थ के सरफेस से, है ना, 10 किलोमीटर तक जो एरिया है उसको ट्रोपोस्फियर, फिर 10 to 50 तक जो एरिया है उसको स्ट्रेटोस्फियर कहते हैं। तो ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है ना। तो स्ट्रेटोस्फियर में क्या होता है, जो सन का जो लाइट है वो उसकी वजह से टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। उस टेम्परेचर बहुत ज्यादा होने की वजह से ये ऑक्सीजन गैस पहले तो O2 जो है वो O और O में चेंज हो जाती है, यानी O2 जो ऑक्सीजन जो प्रेजेंट है स्ट्रेटोस्फियर में उसका पहले ब्रेक डाउन हो जाएगा और वो सिंगल O में चेंज हो जाएगी। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होगी, है ना। यहाँ पर पॉसिबल नहीं है क्योंकि इतना टेम्परेचर यहाँ पर हम नहीं मेंटेन कर सकते, और सिंगल O सिर्फ हाई टेम्परेचर पे एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो उसके बाद ये जो सिंगल O बना ये फिर से ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O3 बनाता है। सो दिस फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर टेक प्लेस इन स्ट्रेटोस्फियर। ये रिएक्शन स्ट्रेटोस्फियर में होती रहती है और ओजोन गैस बनती रहती है, जिसकी वजह से अर्थ के चारों तरफ एक थिक ब्लैंकेट बन जाता है ओजोन का। एंड दिस ओजोन गैस ब्लैंकेट और थिक लेयर ऑफ ओजोन प्रिवेंट्स द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ सन। ठीक है, अगर मान लो ये ओजोन नहीं होता तो वो रेज सन पर पहुंच रही होती और अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता और शायद बर्न भी हो जाती, है ना। अगर ओजोन होती नहीं तो अर्थ भी नहीं होती, इतना उसका बर्निंग इफेक्ट है। ठीक है, सो दिस इज ओजोन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ ओजोन। दिस इम्पोर्टेंस में ये है कि यूवी रेज को ये अर्थ तक आने से रोकता है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज इन दिस ओजोन लेयर डिप्लीशन। आपने सुना होगा
कई बार कहते हैं कि ओजोन लेयर में होल हो गया, देयर इज अ होल इन ओजोन लेयर, है ना। एक्चुअली इट इज नॉट लाइक दैट कि वहां पर कोई खड्डा हो गया या होल हो गया, ऐसा नहीं है। कुछ पोल्यूटेंट है, स्पेशली हाइड्रोकार्बन एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन, अभी हम उनकी बात करते हैं रीजंस में, उनकी वजह से ये ओजोन लेयर के मॉलिक्यूल टूटते जा रहे हैं और जो अबव अर्थ ये जो थिकनेस है ओजोन की ये कम होती जा रही है। तो जो अर्थ इस तरह का था वो ऐसे, मतलब जो थिकनेस कम हो रही है वो इस टाइप से हो रहा है। देखो यहाँ पर आपको ये थिकनेस इसकी कम दिखाई दे रही है, ठीक है। सो दिस थिकनेस इज डिक्रीजेस ड्यू टू ओजोन लेयर डिप्लीशन एंड दिस इज नोन एज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। ये क्यों हो रहा है वो अभी हम देखते हैं। अल्टीमेटली ये है कि जो ओजोन के मॉलिक्यूल हैं वो ब्रेक हो रहे हैं और जो थिकनेस इतनी होनी चाहिए थी वो कम होते होते इतनी हो गई है। फर्स्ट 1987 में ये जो थिकनेस है वो नॉर्थ पोल से ऑब्जर्व की गई थी कि ये जो देयर इज अ होल इन ओजोन लेयर मींस इस एरिया पे जहां पर ये थिकनेस कम होती जा रही है यूवी रेज आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट व्हाई दिस हैपन टू ओजोन, है ना। ओजोन का ये डिप्लीशन यानी ओजोन मॉलिक्यूल जो है उनका ब्रेकडाउन क्यों हो रहा है, ठीक है। अब देखो जितने भी एयर कंडीशंस और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं जो कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं उनमें कुछ स्पेशल केमिकल्स यूज किए जाते हैं जिनको क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और इन शॉर्ट CFC, और इनका कमर्शियल नेम है फ्रेयॉन्स, ठीक है। सो दीज फ्रेयॉन्स आर जनरली यूज्ड इन एयर कंडीशन एंड रेफ्रिजरेटर फॉर कूलिंग पर्पसेस, है ना। तो कूलिंग इफेक्ट के लिए या स्टोरेज के लिए, लो टेम्परेचर के लिए ये फ्रेयॉन्स यूज किए जाते हैं, है ना। और आपको पता है जितना एयर कंडीशन का यूज हो रहा है, जितना रेफ्रिजरेशन यूज हो रहा है इंडस्ट्री में, उनमें कितने यूज होते होंगे। अब इन क्लोरोफ्लोरोकार्बन में आपको ये पता चल रहा है कि क्लोरीन है, फ्लोरीन है और कार्बन है, यानी ये कंपाउंड 3 एलिमेंट से बने हुए होते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन और कार्बन। इनमें कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के नंबर्स अलग अलग होते हैं, जैसे C6, F6, C6, Cl6, F6, तीनों 6 पे हो सकते हैं, तीनों 2, 3, इस तरह के अलग अलग कंपोजिशन होते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है इनका अमाउंट क्या होता है कि अर्थ एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा बढ़ रहा है ना। बढ़ने की वजह से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंच जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, और वहां पे स्ट्रेटोस्फीयर में ये जो क्लोरीन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो प्रेजेंट है क्लोरीन, है ना, वो रिएक्शन कर जाता है ओजोन से, है ना। जहां पर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर प्रेजेंट है ना, तो वो O3 और ये Cl है, वहां रिएक्शन करने की वजह से इसका ब्रेकडाउन हो जाता है ओजोन मॉलिक्यूल का और कंपाउंड बन जाता है OCl एंड O2। सो दिस लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन। ये बुक में नहीं है क्योंकि ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, पहले बहुत पुरानी बुक्स में था, लेकिन इम्पोर्टेंट है, इससे समझ में आ जाता है कि हाउ क्लोरोफ्लोरोकार्बन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लीटिंग ओजोन लेयर। तो आपने देखा कि ये क्लोरीन ने एक ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दिया और एक क्लोरीन के साथ कंबाइन हो गया और ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई। अब यहाँ पर एक पॉइंट देना, नोट करना इम्पोर्टेंट है कि जो ऑक्सीजन गैस बनी है ये कहाँ बनी है, स्ट्रेटोस्फीयर में, इसलिए हमारे कुछ काम की नहीं। अगर हमको ऐसा लगता है कि अरे ये रिएक्शन कहाँ इतनी खराब है, इसमें तो ऑक्सीजन गैस बन रही है, ऑक्सीजन तो हमको चाहिए, है ना, एटमॉस्फेयर के लिए, लाइफ के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ये ऑक्सीजन स्ट्रेटोस्फीयर में बन रहा है जो हमारे लिए यूटिलाइज, हम जिसको यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है। सो दिस रिएक्शन इज नॉट यूजफुल बट वेरी हार्मफुल फॉर डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यहीं पर आप देख लो कि ओजोन लेयर ब्रेक डाउन हो गया और एक क्लोरीन का जो एटम है, 1 क्लोरीन एटम, ठीक है, कितने 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर सकता है, ठीक है। ब्रेकडाउन ऑफ 10 लाख ओजोन मॉलिक्यूल, 1 क्लोरीन का एटम। तो सोचो क्लोरोफ्लोरोकार्बन का कितना डिजास्ट्रस यूज हम कर रहे हैं कि इतना ओजोन डिप्लीट होता जा रहा है। सो दिस इज अ
वेरी बिग ग्लोबल प्रॉब्लम। हम बार बार इसको ग्लोबल प्रॉब्लम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक पर्टिकुलर सोसाइटी की, पर्टिकुलर कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, पूरी यूनिवर्स की प्रॉब्लम है कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जितना यूज ज्यादा हो रहा है, उस यूज की वजह से जो ये क्लोरीन है ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ओजोन मॉलिक्यूल को ब्रेक करता जा रहा है और थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इज कंटिन्यूअसली डिप्लीटिंग। तो हमने सबसे पहला टॉपिक पढ़ा था ओजोन लेयर एंड इट्स इंपॉर्टेंस, सेकेंड रीजन ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन, एंड नाउ द थर्ड रीजन में क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखना है, ये रिएक्शन लिख देनी है। बहुत सारी डिटेल आपकी बुक में भी दी हुई है, वहां रिएक्शंस नहीं दी हुई है, डायग्राम में ऐसा कुछ नहीं समझाया हुआ है ना। इफेक्ट क्या हो सकते हैं, अब आप खुद सोचो कि अगर ओजोन लेयर की थिकनेस कम हो रही है तो यूवी रेज अर्थ पर पहुंचेगी, दैट ओवरऑल टेम्परेचर ऑफ अर्थ विल इंक्रीज, है ना। दिस लीड्स टू कौन सी प्रॉब्लम्स हो सकती है अर्थ के टेम्परेचर को इंक्रीज करने से, है ना। तो स्किन प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आई प्रॉब्लम हो सकती है यूवी रेज को डायरेक्ट देखने से, या आई इफेक्ट यानी आई और स्किन इफेक्ट डिफेक्ट जो है, डिफेक्ट्स ऑफ आई एंड स्किन विल इंक्रीज, बर्निंग ऑफ आई स्किन, बर्निंग ऑफ आई, बर्निंग ऑफ इरिटेशन ऑफ स्किन। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम्स होंगी, हेल्थ प्रॉब्लम, स्किन कैंसर भी इसका एक इफेक्ट हो सकता है इफ ओजोन लेयर इज डिप्लीटिंग। देन प्लांट्स पे भी, वेजिटेशन पे भी इसका फर्क पड़ेगा, जो लीव्स होंगी वो शेड ऑफ हो जाएंगी, है ना, फ्रूट्स जो होंगे वो जल्दी नहीं बनेंगे, बर्ड्स फ्लावर में चेंज नहीं होंगी तो उनका फ्लावरिंग टाइम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो टोटल ओवरऑल जो है वो यहाँ पर जो इफेक्ट होगा बायोटिक इफेक्ट, बायोटिक कंपोनेंट पे ओजोन लेयर डिप्लीशन का इफेक्ट होगा। सो दिस वी हैव स्टडीड ओजोन लेयर डिप्लीशन और importance of ozone layer, which is a very big global problem which is related with whole universe। तो हमने दो मेन प्रॉब्लम पढ़ी, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन लेयर। एसिड रेन का भी मैंने आपको रिएक्शंस और इफेक्ट और रीजंस बता दिए थे कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस ऑक्साइड की वाटर के साथ रिएक्शन होने की वजह से टू एसिड्स बनते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। दोनों इंपॉर्टेंट है, एसिड रेन 2 मार्क्स में पूछ सकते हैं। और एक एसिड रेन का मुझे पता नहीं आपकी बुक में दिया हुआ, एक कॉन्सिक्वेंस दिया हुआ है जो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछते थे, द इफेक्ट ऑफ एसिड रेन ऑन ताजमहल, है ना। ये जो ताजमहल है उसकी जो मार्बल है संगमरमर, उसकी जो शाइनिंग है वो इस एसिड रेन की वजह से बहुत कम होती जा रही है, येलोइश होता जा रहा है पोल्यूशन की वजह से, और उसका जो सरफेस है, उसका जो लस्टर है, उसकी शाइनिंग जो थी वो खत्म होती जा रही है। सो दिस इज बिकॉज ऑफ एसिड रेन। ओके, सो यहाँ तक हमारा ये जो सेक्शन है वो खत्म हो गया है। नाउ लेट्स अभी जो हम फटाफट जल्दी से जो खत्म हो जाता है एक टॉपिक वो हम कंप्लीट कर देते हैं, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल वेरी इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले इसको आप पॉइंट्स में कैसे लिखोगे, हर साइकिल में 3 साइकिल हमको पढ़ने के, कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल एंड नाइट्रोजन साइकिल। हर साइकिल के कुछ पॉइंट्स हैं, डेफिनेशंस हैं, जिसमें से नाइट्रोजन साइकिल है उसमें बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हैं जिनको हम साइकिल में पढ़ते हैं। यानी साइकिल ड्रॉ करने का, जैसे 3 मार्क्स का तो साइकिल जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, 1 मार्क का डिस्क्रिप्शन होगा। 4 मार्क का है तो डेफिनेटली 4 मार्क वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें इन तीनों में से एक साइकिल कंफर्म आता है, नाइट्रोजन साइकिल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो एक्सप्लेन नाइट्रोजन साइकिल आएगा। उसमें 3 मार्क्स का तो जो साइकिल ड्रॉ किया है वो, और 1 मार्क का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, वैसे हम ट्राई करते हैं कि साइकिल में ही सारा जो है डिस्क्राइब हम कर दें, तो डेफिनेशन जो लैंग्वेज पार्ट है वो कम ही रह जाता है ना। तो आपको ये समझना है कि साइकिल इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशंस और उसकी जो पॉइंट्स हैं वो 1 मार्क के हैं। तो एकम कसौटी में भी डेफिनेटली ये आएगा, नाइट्रोजन साइकिल आ सकता है उसमें, और ओजोन लेयर भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओजोन लेयर मैंने देखा आपकी बुक में बहुत अच्छा डायग्राम दिए हुए हैं, और 1980 में सबसे पहले ऑब्जर्व हुआ था, उसके बाद 85 और 90 तक ये कंडीशंस बताई हुई है कि जो थिकनेस है वो कितनी ज्यादा कम हो रही है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड ऑक्सीजन साइकिल। यहाँ तक आप मैंने रिवाइज पहले वाला सेक्शन मतलब लास्ट वाला सेक्शन
पहले ले लिया है। ठीक है, अगर आप ऑक्सीजन साइकिल की बात करो तो आपको फंडामेंटली क्या समझ में आता है कि ऑक्सीजन जो है कैसे एटमॉस्फेयर में आती है और कैसे एटमॉस्फेयर से जाती है। तो एक तो ये पता है आपको कि हम ब्रीथ करते हैं, ठीक है, हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। दूसरा, आप प्लांट के लिए ऐसा समझते हो कि प्लांट जो है वो ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, बट प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस में, यानी उनकी जो फूड बनने की प्रोसेस है उसमें ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। उनका जो रेस्पिरेशन होता है वो तो हमारे जैसा ही होता है, उनके रेस्पिरेशन में वो भी मींस प्लांट भी ऑक्सीजन ही गेन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, बट दैट रेस्पिरेशन पार्ट टेक प्लेस इन प्लांट्स ड्यूरिंग नाइट, है ना। तो रात में ऐसा समझते हैं कि प्लांट का जो ऑक्सीजन गेनिंग होता है वो ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने की जो पावर होती है वो भी ज्यादा होती है, मतलब वहां पर उस समय उनका रेस्पिरेशन हो रहा होता है। सो इन दिस वे ऑक्सीजन शुड बी मेंटेन इन एटमॉस्फेयर, है ना। तो अब अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले इसमें जैसे बनाया हुआ साइकिल, तो ऑक्सीजन साइकिल, तो ये सबसे पहले लिखा हुआ है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मतलब वो क्या है, O2, क्लियर। अब आप देखो कौन कौन सी ऐसी प्रोसेस हैं जिसमें ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है। तो पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। दो ही प्रोसेस है, रेस्पिरेशन में भी प्लांट और एनिमल दोनों की आ गई, है ना। तो फोटोसिंथेसिस में जो रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। सो दिस एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो है वो फर्स्ट जो है वो गेन होगी ड्यूरिंग, यहां पर कैसा बनाया हुआ है, रेस्पिरेशन, ठीक है, यहां पर। सो व्हाट इज रेस्पिरेशन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन मतलब प्लांट और एनिमल दोनों का रेस्पिरेशन है, ठीक है। तो उसके बाद है यहां पर, जैसे ये रेस्पिरेशन के बाद ये हम एरो की बहुत ध्यान रखिए, ये एरो या रेस्पिरेशन में यूज हो रहा है। फिर CO2 एंड H2O, ठीक है, दोनों में आप देखोगे कि दोनों जो मॉलिक्यूल हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में भी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ओके। सो दिस ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ये पहले मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, सॉरी पहले ड्रॉ करते हैं हम, फिर उसके बाद ये एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट इज यहाँ पर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया, और यहां पर देखो डबल एरो से, मतलब डबल साइकिल है, कॉन्सेंट्रिक साइकिल जिसको हम बोलते हैं, सेंटर एक किया और दो साइकिल बनाए हुए। अब इसको समझना बहुत इजी, जैसे मैंने आपको बोला कि ऑक्सीजन जो है वो टू मेन प्रोसेसेस में बैलेंस हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। तो ये फोटोसिंथेसिस और ये रेस्पिरेशन, ठीक है। अब दो मेथड है कि ऑक्सीजन बॉडी में जाएगी कैसे, एक तो एटमॉस्फेयर से जा सकती है, एक है ग्लूकोज से जा सकता है, क्योंकि ग्लूकोज में भी ऑक्सीजन है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल का मतलब यहाँ पर है ग्लूकोज C6H12O6, तो इसके थ्रू भी वो ऑक्सीजन जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ये देखो कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन और ग्लूकोज दोनों के जो प्रोसेस है वो इन्वॉल्व करती है रेस्पिरेशन को, है ना। अब आपको पता है कि रेस्पिरेशन मतलब ब्रीदिंग होता है, कि हमने ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन ली और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करी, दैट इज ब्रीदिंग, है ना। तो यहाँ पर एक वर्ड तो है ब्रीदिंग, एनिमल्स की और प्लांट की किसी की भी हो सकती है ना, क्योंकि हम ब्रीदिंग में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करने का हो गया। दूसरा एक प्रोसेस है, ये आप पढ़ोगे, सेल्यूलर रेस्पिरेशन, जिसमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है वो उसका ब्रेकडाउन हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीजन और वाटर में, ठीक है ना। इसको बोलते हैं सेल्यूलर, और कुछ अमाउंट में एटीपी भी निकलता है ना। यहाँ पर भी ऑक्सीजन यूज भी होती है, मतलब सॉरी यहाँ पर हम
ये जो CO2 और H2O में और ये O2 यहाँ पर यूज होती है। इस रिएक्शन को बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन या ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, है ना। तो यहाँ पर वो ऑक्सीजन यूज होती है जिसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। तो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, सेल्यूलर रेस्पिरेशन। और दूसरा जो प्रोसेस है वो है क्या है, ब्रीदिंग। अब ऐसा डिस्क्रिप्शन आपको बुक में नहीं है तो ये आप समझ लेना है। एक तो ब्रीदिंग में कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल रहा है और वाटर भी निकल रहा है। सेल्यूलर रेस्पिरेशन ये जो प्रोसेस होती है ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है, जहां पर हमारा जो लास्ट फूड है ग्लूकोज वो एनर्जी में चेंज होता है, ठीक है। इसमें एटीपी भी लिख दो तो आपको ये डिकम्पोजिशन ऑफ ग्लूकोज यानी बड़ा मॉलिक्यूल जो छोटे मॉलिक्यूल में ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, वो वाली प्रोसेस है, ठीक है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस में यूज होती है, उसकी रिएक्शन भी आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। CO2 प्लस H2O gives C6H12O6 एंड O2, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों यहाँ पर यूज हो गए। यहाँ पर आप रिएक्शन लिखोगे सनलाइट और नीचे लिखोगे क्लोरोफिल, है ना। तो ये रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की। दोनों रिएक्शन जो है वो फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होती है और फोटोसिंथेसिस फिर से क्या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहा है ना, ग्लूकोज, और ऑक्सीजन को वापस से एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहा है। सो वेरी इजी प्रोसेस इट इज oxygen cycle. So in this way we have finished with the oxygen cycle. Next session में हम कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल और नाइट्रोजन साइकिल दोनों डिस्कस कर लेंगे। नाइट्रोजन साइकिल थोड़ा सा डिटेल में है, अभी तक आप इतना पढ़ोगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर और ऑक्सीजन साइकिल। ओके, थैंक यू।